Do not look back. They are watching. Follow the lights. Shadow tunes. रात के करीब 11:30 बज रहे थे। शहर से काफी दूर एक सुनसान पहाड़ी के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची सूखी झाड़ियां और टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े थे। दिन में भी उस जगह पर बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन रात होते ही वहां का रास्ता जैसे पूरी तरह मर जाता था। उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे और तेज हवा के कारण पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर अजीब आवाजें कर रही थी। उसी कब्रिस्तान के जंग लगे लोहे के गेट के सामने एक लगभग 30 साल का आदमी खड़ा था। उसका नाम था रघु। हाथ में एक पुरानी लालटेन और कंधे पर छोटा सा बैग लिए वो बार बार उस कब्रिस्तान के अंदर देख रहा था। तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई। अगर अभी भी सोच रहे हो कि नौकरी करनी है या नहीं, तो वापस चले जाओ। रघु ने पलट कर देखा। सामने करीब 70 साल का एक बूढ़ा खड़ा था। उसका नाम हरिया था और पिछले 20 साल से वही कब्रिस्तान का चौकीदार था। रघु ने कहा, मुझे काम की बहुत जरूरत है काका। आपने कहा था कि रात की रखवाली करनी है और सुबह तक यहीं रहना है, बस इतना ही ना। बूढ़े ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीमे से बोला, काम इतना ही है, लेकिन यहाँ रात बिताना आसान नहीं है। रघु ने हल्का सा हंसते हुए कहा, काका, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। अगर कोई जानवर आ जाए या चोर हो तो मैं संभाल लूंगा। बूढ़े ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और कब्रिस्तान का गेट खोलते हुए बोला, भूत पर विश्वास करना जरूरी नहीं है बेटा, बस यहाँ के नियमों पर विश्वास करना। अगर उन्हें तोड़ा तो फिर तुम्हें विश्वास करने का मौका भी नहीं मिलेगा। रघु ने पूछा, कैसे नियम? बूढ़ा रुक गया। उसने कब्रिस्तान के अंदर अंधेरे में देखा और बोला, पहला नियम, रात 12 बजे के बाद अगर किसी कब्र के अंदर से आवाज आए तो जवाब मत देना। दूसरा नियम, अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। और तीसरा। बूढ़ा अचानक चुप हो गया। रघु ने पूछा, तीसरा क्या? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर सुबह होने से पहले तुम्हें कोई कब्र खुली मिले, उसे बंद करने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वह अपनी साइकिल पर बैठा और चला गया। रघु कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, लोग भी ना नौकरी देने से पहले डराने लगते हैं। रघु कब्रिस्तान के अंदर बने छोटे से चौकीदार के कमरे में चला गया। कमरा बहुत पुराना था। एक टूटी चारपाई, लकड़ी की मेज, लालटेन और दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी। कमरे की खिड़की से पूरा कब्रिस्तान दिखाई देता था। रघु ने बैग रखा, चाय बनाई और चारपाई पर बैठ गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और हवा लगातार खिड़की को हिला रही थी। करीब 12 बजे घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत तेज सुनाई देने लगी। रघु ने घड़ी की तरफ देखा। जैसे ही सुई 12 पर पहुंची, कब्रिस्तान में मौजूद सभी कुत्ते एक साथ भौंकना बंद कर गए। अचानक चारों तरफ ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने पूरी दुनिया की आवाज बंद कर दी हो। रघु ने खिड़की से बाहर देखा। तभी दूर एक कब्र के पास से बहुत हल्की आवाज आई, भैया। रघु ने ध्यान नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद आवाज फिर आई, भैया, सुन रहे हो? रघु का चेहरा गंभीर हो गया। उसने खुद से कहा, शायद कोई जानवर है। फिर आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ, भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रघु के हाथ से चाय का कप लगभग गिर गया। उसे बूढ़े की पहली बात याद आ गई। रात 12 बजे के बाद अगर किसी कब्र में के अंदर से आवाज आए तो जवाब मत देना। उसने खिड़की बंद कर दी और चारपाई पर बैठ गया, लेकिन बाहर से आवाज लगातार आती रही। भैया, मुझे बाहर निकाल दो। रघु ने अपने कान बंद कर लिए। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। उसने राहत की सांस ली। तभी कमरे के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। रघु जम गया। उसने धीरे से पूछा, कौन? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। फिर दस्तक हुई। रघु दरवाजे के पास गया, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। तभी बाहर से एक बच्चे की आवाज आई, भैया, दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दरवाजे से पीछे हट गया। कुछ सेकंड बाद
दरवाजे के नीचे से गीली मिट्टी अंदर आने लगी। रघु ने नीचे देखा और उसकी सांस अटक गई। दरवाजे के बाहर किसी के पैरों के निशान थे, लेकिन वे निशान कमरे की तरफ नहीं बल्कि कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी थे। रघु ने तय किया कि वह कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी। घड़ी में समय 12:17 था। वह कुछ देर उसे देखता रहा और फिर अचानक उसे लगा कि घड़ी की सुई आगे नहीं बढ़ रही। उसने अपना मोबाइल देखा। मोबाइल में भी वही समय था, 12:17। रघु ने खिड़की से बाहर देखा। पूरा कब्रिस्तान वैसा ही था, लेकिन एक चीज़ बदल चुकी थी। दूर जिस कब्र से आवाज़ आई थी उसके ऊपर जलती हुई छोटी सी लालटेन रखी थी। रघु ने सोचा शायद बूढ़े ने रखी होगी, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल नहीं उठाई। कॉल कट गई, फिर दोबारा आई। इस बार स्क्रीन पर नंबर नहीं था, सिर्फ एक नाम लिखा था, रघु। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसी समय कमरे के बाहर से वही बच्चे की आवाज़ आई। भैया, फोन क्यों नहीं उठा रहे? रघु ने डरते हुए मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन आवाज़ अब कमरे के अंदर से आई। भैया, उसने धीरे धीरे पीछे देखा। कमरे में कोई नहीं था। फिर आवाज़ उसके बिल्कुल कान के पास आई। मैं बाहर नहीं हूँ। रघु चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने चारों तरफ देखा। कब्रिस्तान बिल्कुल शांत था। उसने अपनी लालटेन उठाई और उस कब्र की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसे कब्र पर लगा पत्थर दिखाई देने लगा। उस पर लिखा था, राहुल, उम्र 10 वर्ष। नीचे मौत की तारीख थी, 14 अगस्त 1996। रघु ने तारीख पढ़कर माथे पर हाथ रख लिया। आज भी 14 अगस्त था, यानी ठीक 30 साल बाद वही तारीख। तभी कब्र के अंदर से आवाज आई, भैया, आप आ गए। रघु पीछे हट गया। मिट्टी धीरे धीरे हिलने लगी। कब्र के ऊपर रखी लालटेन अपने आप बुझ गई। रघु ने डरते हुए पीछे देखा और तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, करीब 10 साल का, पुराने कपड़े पहने हुए, चेहरा पीला और पैर मिट्टी से सने हुए। बच्चा मुस्कुराकर बोला, आप मुझे बाहर निकालने आए हो। रघु के होठ सूख गए। उसने कुछ नहीं कहा। बच्चा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, मेरा नाम राहुल है। मुझे यहाँ बहुत सालों से इंतजार है। रघु ने बूढ़े की चेतावनी याद की और पीछे हटने लगा। तभी बच्चे ने अचानक पूछा, आपका नाम क्या है? रघु चुप रहा। बच्चा मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है। रघु भागकर चौकीदार के कमरे की तरफ गया और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से बच्चे के कदमों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज कमरे के चारों तरफ घूमने लगी। फिर अचानक खिड़की पर किसी ने हाथ रखा। रघु ने देखा, बाहर राहुल खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने शीशे पर उंगली से कुछ लिखना शुरू किया। रघु ने लालटेन की रोशनी में देखा, एक और आएगा। रघु ने खिड़की बंद कर दी। तभी उसे कमरे के कोने में रखी एक पुरानी रजिस्टर दिखाई दी। उसने उसे उठाकर खोला। उसमें पिछले चौकीदारों के नाम लिखे थे। पहले पन्ने पर हरिया का नाम था। उसके नीचे एक तारीख थी, 1996। अगले कई पन्नों पर अलग अलग लोगों के नाम थे, लेकिन हर नाम के सामने एक ही शब्द लिखा था, गायब। रघु तेजी से पन्ने पलटने लगा। आखिरी पन्ने पर आज की तारीख लिखी थी। उसके नीचे उसका नाम पहले से लिखा हुआ था, रघु, रात 12:17। रघु का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने पन्ना पलटा तो उसके पीछे एक छोटा सा वाक्य लिखा था, जिसे राहुल बुलाता है वो सुबह तक चौकीदार नहीं रहता। तभी बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। रघु ने दरवाजा खोला और देखा कि बूढ़ा हरिया वापस आ चुका था। रघु चीखते हुए उसके पास गया और बोला, काका, आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा? ये सब क्या है? राहुल कौन है? हरिया कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कब्रिस्तान के उस हिस्से की तरफ देखा जहां राहुल की कब्र थी और बोला, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। रघु ने गुस्से में पूछा, आप जानते थे कि यहाँ क्या होता है? हरिया ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहाँ पहली रात चौकीदार बनकर आया था। रघु ने पूछा, फिर आप इतने सालों से यहाँ क्यों हैं? हरिया ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं यहाँ से जा ही नहीं सकता। तभी कब्रिस्तान के दूसरे हिस्से से कई आवाजें आने लगी। हरिया, 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 हरिया। हरिया ने आंखें बंद कर ली। रघु ने देखा कि जमीन के नीचे कई जगहों पर मिट्टी हिल रही थी। हरिया ने तुरंत रघु का हाथ पकड़ा और कहा, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो।
दोनों पुराने कब्रिस्तान के पीछे बने एक पत्थर के छोटे मंदिर की तरफ भागे। हरिया ने दरवाजा बंद किया और अंदर रखी घंटी को पकड़कर बैठ गया। रघु ने पूछा, ये सब क्या है? हरिया ने कहा, ये कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों को दफनाने की जगह नहीं। इसके नीचे एक पुराना रास्ता है और उस रास्ते के दूसरी तरफ वो लोग रहते हैं जिन्हें मौत के बाद भी शांति नहीं मिली। रघु ने पूछा। राहुल भी? हरिया ने सिर हिलाया। राहुल सबसे पहला नहीं था, लेकिन वो सबसे ताकतवर है। 30 साल पहले इस कब्रिस्तान में एक साथ कई लोगों की मौत हुई थी। किसी ने उनकी कब्रों को गलत तरीके से खोदा था। तब से हर 30 साल में ये जगह किसी नए चौकीदार को बुलाती है, जो यहाँ की आवाज़ सुन लेता है। वो धीरे धीरे खुद इस जगह का हिस्सा बन जाता है। रघु ने घबरा कर पूछा। तो मैं? हरिया ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर था। तुम्हें राहुल ने बुलाया है, इसका मतलब है कि इस बार उसने सिर्फ चौकीदार नहीं चुना, उसने अपना अगला साथी चुना है। अचानक मंदिर के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। थक थक थक। हरिया ने रघु को चुप रहने का इशारा किया। फिर बाहर से एक बच्चे की आवाज आई। हरिया काका, दरवाजा खोलो। हरिया का चेहरा सफेद पड़ गया। रघु ने फुसफुसाकर, राहुल? हरिया ने धीरे से कहा। नहीं, ये राहुल नहीं है। आवाज फिर आई। हरिया काका, मैं राहुल नहीं हूँ। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। बाहर कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर वही आवाज हंसते हुए मैं तो बोली, वो हूँ जिसे तुमने 30 साल पहले कब्र में बंद किया था। हरिया के हाथ से घंटी छूट गई। रघु ने देखा कि मंदिर की जमीन पर एक पतली दरार बन रही है। उस दरार से काली मिट्टी बाहर आने लगी। हरिया पीछे हटते हुए बोला। वो जाग गया। रघु ने कौन? पूछा। हरिया ने जवाब दिया। जिसके डर से ये पूरा कब्रिस्तान बनाया गया था। अचानक मंदिर की सारी खिड़कियां एक साथ टूट गईं। बाहर से सैकड़ों आवाजें आने लगी। रघु ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया। सुबह की पहली रोशनी कब्रिस्तान पर पड़ी। पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। रघु ने धीरे से आंखें खोली। मंदिर का दरवाजा खुला था। हरिया वहां नहीं था। वो बाहर भागा और कब्रिस्तान को देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। राहुल की कब्र भी बिल्कुल शांत थी। रघु ने राहत की सांस ली। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। वहां हरिया की पुरानी चप्पलें पड़ी थी और उनके पास मिट्टी में किसी ने उंगली से एक वाक्य लिखा था। एक चला गया, अब दूसरा बाकी है। रघु घबराकर कब्रिस्तान के गेट की तरफ भागा, लेकिन गेट खुला नहीं। उसने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी लोहे का गेट नहीं हिला। तभी पीछे से वही बच्चे की आवाज आई। भैया, रघु ने धीरे धीरे पलट कर देखा। राहुल अपनी कब्र के पास खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पुरानी चाबी थी। उसने चाबी रघु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर बाहर जाना है तो पहले नीचे चलना होगा। रघु ने पूछा। नीचे कहाँ? राहुल ने कब्र की तरफ इशारा किया। उसकी कब्र की मिट्टी धीरे धीरे हटने लगी और उसके नीचे सीढ़ियां दिखाई देने लगी। रघु पीछे हट गया। तभी राहुल मुस्कुराकर बोला, डरो मत भैया, नीचे सिर्फ मुर्दे नहीं रहते। रघु ने सीढ़ियों की तरफ देखा। नीचे से ठंडी हवा आ रही थी और अंधेरे में कहीं दूर लोहे की जंजीर खड़खड़ा रही थी। तभी उसे जमीन के नीचे से एक आवाज सुनाई दी, अगला नंबर मुर्दा घर का है। रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा और उसी पल कब्रिस्तान का गेट अपने आप खुल गया, लेकिन बाहर जाने का रास्ता खाली नहीं था। गेट के सामने एक पुरानी काली एम्बुलेंस खड़ी थी। उसकी हेडलाइट अपने आप जल रही थी और उसके पीछे लगे दरवाजे पर सफेद रंग से सिर्फ एक शब्द लिखा था, मॉर्ग। रघु ने पीछे मुड़कर राहुल को देखा, लेकिन वहां अब कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ उसकी कब्र थी और कब्र के पत्थर पर लिखा नाम भी बदल चुका था। राहुल नहीं, अब वहां लिखा था हरिया 14 अगस्त 2026। रघु कुछ समझ पाता उससे पहले एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, रघु जल्दी करो, तुम्हारा शरीर मुर्दा घर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रघु ने कांपते हुए एम्बुलेंस की तरफ कदम बढ़ाया और उसी के साथ कब्रिस्तान के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए।